हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पैराडीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। ये करंटली ट्रेड कर रहा है 62 रुपीज़ पे। और इसका टारगेट क्या होगा? तो इसका टारगेट क्या होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसका डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे और हम कंपनी के टेक्निकल लेवल्स को भी देखेंगे। साथ ही साथ हमारे लिए ये देखना हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो यस, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन फॉर हेल्दी क्रॉप। तो जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो ये प्रोड्यूस करती है, वो इसको सप्लाई करती है। जय किसान, नवरत्न, ये इनके स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है जो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में वाइडली यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। सो इनका जो एक मोटो है वो है फार्मर फर्स्ट, और उसी के बेसिस पे आपको इनका ये जय किसान ब्रांड भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनके कुछ इंडस्ट्रियल ऑफरिंग्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉस्फोजिप्सम, सल्फ्यूरिक एसिड, HFSA, अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट भी ये इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। तो इनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, ये प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या प्रॉमिसेबल है? क्या इसमें आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा? इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफरिंग है एज वेल एज इनका जो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग है, हमें ये देखना है कि ये दोनों भी जो प्रोडक्ट्स है, जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज है, क्या उसमें आने वाले समय में ग्रोथ रहेगा। एंड आई थिंक इसका आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। एंड सबको ये भी पता है कि फर्टिलाइजर्स का इफ़ेक्टिव यूज़ कितना ज़रूरी है, जो हमारी डिमांड है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट की उसको फुलफ़िल करने के लिए। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल ऑफरिंग है इनकी, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो या HFC ऐसे हो या अमोनिया हो, ये भी ऐसे है कि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है आने वाले समय में। एंड इसीलिए ये कंपनी हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई हुए देते हुए दिख रही है। एंड अगर हम इसके टेक्निकल्स की तरफ ध्यान दें तो सबसे पहले हम इसके शेयर प्राइस देखेंगे कि ये 62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो इसका लिस्टिंग हुआ था करीब करीब 42-44 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से हमें ये ऑलरेडी एक 41% रिटर्न देते हुए दिख रहा है। हम अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 75.40 रुपीज़ तक ये स्टॉक गया था थोड़े टाइम पहले ही। एंड करीब करीब उसने 70-80% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ था। वहाँ से इसमें गिरावट तो होनी ही थी और वही गिरावट होते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। गिरावट होके ये अभी करंटली 62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये एक अच्छे लेवल पे माना जा सकता है when we compare it to the 52 weeks high that he made earlier इन दिस ईयर। जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 करोड़ का है। जो इसका पी रेशियो है वो 31.23 है, सो स्लाइटली ओवर वैल्यूड कैटेगरी में जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.80 का है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है 2023 में। अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप रेवेन्यू देख सकते हो, इसका 28.61% जंप हुआ है सितंबर 23 के क्वार्टर में। जो इसका नेट इनकम है वो हमें 89.43 करोड़ रिपोर्ट होते हुए दिखा है। और 75% का जंप हमें इसके नेट इनकम में देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जंप है। और साथ ही साथ जो प्रॉफिट भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट नंबर है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.43% है। इसे देख के आप कह सकते हो कि ये लोअर मार्जिन है, लेकिन हम अगर इसको कंपैरिजन करके देखें तो इसमें 36.5% का ग्रोथ भी हुआ है। और साथ ही साथ जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है, ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या जो बाकी अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है और इसमें मार्जिन्स कम रहता है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी नहीं है, ये कोई डेटा एनालिटिक्स की कंपनी नहीं है जो आपको 30% 40% प्रॉफिट मार्जिन अर्न करके दे दे। ये कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें मार्जिन हमेशा कम ही रहते हैं। लेकिन 2.43% नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्या ये अट्रैक्टिव मार्जिन है? ये हमें तभी पता चलेगा, हम इसके एनालिसिस और भी डिटेल में करेंगे तभी।
तो चलिए इसके रेवेन्यू की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमने जो रेवेन्यू चार्ट आपको दिखाया है वो 2016 के बाद 2022 का दिखाया है और 2023 का। तो कंपनी की लिस्टिंग 2022 में हुई है एंड आप देख सकते हो कि जहाँ पे लिस्टिंग हुई थी तो 7,858 करोड़ से सीधा जंप करके ये 13,340 करोड़ तक गया है 2023 में। तो इसमें हमें एक 80-85% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है रेवेन्यू में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है कि 2022 में 397 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन 2023 में वो 303 करोड़ हुआ है। तो हमने देखा कि रेवेन्यू में तो बहुत ज़्यादा जंप हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में इनका डिक्लाइन हुआ है। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न देखा जा सकता है कि रेवेन्यू इतना अच्छा बढ़ने के बाद भी इसमें प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा। तो अगेन इसका एक आंसर भी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अरे यार प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो फिर कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है, या ऐसा स्टॉक आपने क्यों सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन हम उसी पॉइंट पे जाएंगे कि जिस इंडस्ट्री को ये कंपनी बिलोंग करती है उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हेवी इन्वेस्टमेंट आप जब भी करते हो तभी उसके रिटर्न आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। कंपनी ने 2022 में अपना आईपीओ लाया था, कंपनी ने न्यू कैपिटल रेज किया था और कंपनी ने बहुत सारा बल्क इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अभी ये सब करने के बाद जब तक वो रिटर्न जब तक वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना चालू करती है तब तक थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एंड इसीलिए हम सिर्फ एक साल के फाइनेंशियल या एक साल के नेट प्रॉफिट को देख के डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो चलिए आगे जाके इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ ध्यान देते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 2022 में 17.87 था, जो कि 2023 में कम होके 8.66 हुआ। तो यहाँ पे दो रीज़न है दोस्त। हमने देखा कि इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है, साथ ही साथ कंपनी का आईपीओ भी आया था, तो इसका इक्विटी जो था वो बढ़ गया था एंड इसीलिए हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम होते हुए दिख रहा है। सो 8.66% अगेन इट इज़ नॉट बैड, but it is not really great as well. But considering the fact that this कंपनी एक्चुअली बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स कम रहते हैं, हम इसे एक अच्छा रिटर्न मान के चल सकते हैं। कंपनी के डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करें तो 2.42 इसका डेट टू इक्विटी पहले था। कंपनी में डेट बहुत ज़्यादा था। 2022-2023 में ये हमें 1.33 के आसपास दिख रहा है। डेट कम तो हुआ है कंपनी में और पता है हमें कि आईपीओ भी आया था, लेकिन अभी भी डेट इसके इक्विटी से के 1.32 टाइम्स है, और जो कि हमारे लिए एक कंसर्न डेफिनेटली है। तो कंपनी में डेट ज़्यादा है और डेट के वजह से कि फेल्यूर के चांसेस भी हो सकते हैं कंपनी में, लेकिन हमें बाकी पैरामीटर्स भी देखने हैं, जैसे कि इसका रेवेन्यू इतना अच्छा ग्रो हुआ है तो आने वाले समय में ये कंपनी और कितना ज़्यादा ग्रोथ करती है और इसके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे ट्रेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आई थिंक हमने अभी तक जितनी भी कंपनीज आपके पास आपके सामने लाई है उनके कंपैरिजन में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव कैश जनरेट किया है। हम 2022 और 2023 की बात करते हैं। 2022 में एक 43 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो था। 2023 में 2,376 करोड़ से नेगेटिव कैश फ्लो है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस में ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ हमें दिख रहा है। वही हमें रेवेन्यू में ट्रांसलेट होते हुए भी दिखा था, तो ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2022 में इन्होंने 1,500 करोड़ के आसपास कैश जनरेट किया है। 2023 में इन्होंने 2,300 करोड़ का कैश जनरेट किया है। तो कैश जनरेट तो हुआ है आईपीओ के ज़रिए या शायद डेट के ज़रिए, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो होना ये हमारे लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नेगेटिव कैश फ्लो होना तो समझ में आता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, आप एसेट परचेस कर रहे हो, आप नया फैसिलिटी डाल रहे हो, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना ज़्यादा नेगेटिव कैश क्यों है, ये हमारे लिए डेफिनेटली एक कंसर्न है। और नेट कैश फ्लो आई थिंक हमें इसके बारे में बात करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने नेट कैश फ्लो के जो कंपोनेंट होते हैं उनको डिटेल में एनालिसिस कर लिया है।
तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से करते आ रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ रेशियोज भी लाए हैं। और हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी कहा था आपको कि ये कंपनी अलग है कंपेयर टू हमने जो पिछले 2-3 वीडियोस बनाए थे। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6.68%, ऑपरेटिंग मार्जिन 5.37% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 2.27%। तो मार्जिन्स तो ज़्यादा है नहीं कंपनी में, लेकिन हमें पता है कि हेवी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, फर्टिलाइजर सेक्टर्स है, अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट है जिनमें इन्वेस्टमेंट लगता है, रिटर्न्स कम रहते हैं। तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके मार्जिन रेशियोज में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 8.66, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8 एंड रिटर्न ऑन एसेट इज ओनली 2.84। तो आप देख सकते हो कि जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत रहता है, तो इसीलिए इसका रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही कम है। लेकिन ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो करंट रेशियो इज 1.1, क्विक रेशियो इज 0.75। तो ये भी एक अच्छे नंबर्स नहीं है। करंट रेशियो कहीं ना कहीं 2:1 होना चाहिए, क्विक रेशियो 1.33 मिनिमम होना चाहिए, तो उससे ये कम ही है। एंड जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी में वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस हो सकते हैं। कंपनी में हमने देखा कि डेट भी बहुत ज़्यादा है, तो डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस भी बहुत हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो है 56%, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो है 14.8%, जो डी है उनका शेयर है करीब करीब 23.5%, और जो एफ है उनका शेयर है 5.57%। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो क्वालिफाइड बायर्स है, उनका होल्डिंग करीब करीब 29% है, और जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो 56% है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग भी नहीं हो रखी है। तो प्रोमोटर 40-50% से ज़्यादा है, प्लेजिंग नहीं की है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 29% है। तो ओवरऑल ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें एक अच्छा साइन इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो एफआई का होल्डिंग है उसका भी ट्रेंड बताया है आपको। आप देख सकते हो कि सितंबर 2022 में एफआई 4.39% थे, जो कि सितंबर 23 आते आते 5.57 हो गए। तो कंसिस्टेंटली एफआई का स्टेक हमें बढ़ते हुए दिखा है पिछले 5 क्वार्टर में। और अगर डीआईएस की स्टेक की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो डीआईआई का स्टेक है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है पिछले 4-5 क्वार्टर में, और जो 21.41% था वो बढ़ के 23.56% हो गया। तो किसी भी स्टॉक में अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बने हुए हैं जो कि एक 15-20% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी इन डेप्थ एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है जिसे कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया जा सकता है। हमें डेफिनेटली डिटेल्ड एनालिसिस करनी भी ज़रूरी रहती है। तो दोस्तों, इसका हमने देखा कि फाइनेंशियल पोजीशन, यस, रेवेन्यू में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में वो इंक्रीज ट्रांसलेट नहीं हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इसका अच्छा स्टोरी नहीं बता रहा है। हमने इसके मार्जिन्स देखे, रेशियोज देखे, वो भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ना कि 29% है, बट वो अपना शेयर होल्डिंग कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अगर कंपोनेंट आप जाके डिटेल में सर्च करो तो इस कंपनी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और जो अच्छे अच्छे वेल नोन म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने भी इसमें अपना स्टेक लेके रखा हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, चाहे इसके फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी कहे, टेक्निकल लेवल्स कुछ भी कहे, इसके रेशियोज, फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिकेट ना करे, बट फिर भी इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और इस फैक्टर को कंसिडर करके हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं। हालांकि हमारे साइड से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आपको अपनी एनालिसिस करनी है और उसी के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है। अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 62 रुपीज़ एक अच्छा बाइंग प्राइस इसे माना जा सकता है।
जो इसका प्रीवियस हाई था 75, वही इसका हमारा फर्स्ट टारगेट भी रहेगा। अगर उसको निकाल के ये अगर 75 78 लेवल को सस्टेन कर लेती है तो हमें ये आगे बढ़ के 90 रुपीज़ के ऊपर भी जाते हुए देख सकती है, और उस लेवल को भी अगर ये सस्टेन कर लेती है तो ये सीधा हमें 110 120 के ऊपर जाते हुए भी देख सकती है। लेकिन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारी एनालिसिस है। हमने आपको बताया कि कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, आपको भी इसे फर्दर एनालाइज करना है, और आपका डिसीजन क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यस, हमारा एक और वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर इट। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड हमें ज़रूर बताइए कि और भी ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आप तक लेके आए। थैंक यू।